हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, लास्ट टॉपिक जो मैं आपको अगर बताऊं, कि नेशनल इमरजेंसी को लगाने के पीछे ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन क्या होती हैं। क्या कितने ग्राउंड्स होते हैं? 3 होते हैं मेजरली, है ना। वॉर, मार्क कर देता हूँ मैं। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, या फिर इमिनेंट डेंजर। ठीक है, ये चीज़ है। वैसे तो ये 3 ही ग्राउंड्स होते हैं आप, लेकिन इमिनेंट डेंजर को मतलब आप इसी के साथ मैंने आपको बताया था, आर्म्ड रेबेलियन के साथ ही रिलेट करके पढ़ना। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो एक्सटर्नल एग्रेशन है। वॉर हो गया, दो कंट्रीज के बीच में प्रॉपर युद्ध होता है, युद्ध हो रहा है। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब ऐसे मान लो जैसे अभी निर्वैर कह रहा है ना कि मैं पाकिस्तान के बॉर्डर के पास रहता हूँ, तो पाकिस्तान ने अगर मान लो कल को शेल फायरिंग करी, तो निर्वैर के आसपास डिस्ट्रिक्ट जो है, जो घर बने हुए हैं, जो गांव का लगता हुआ एरिया है, जो भी सिटी बन रखी है, वहाँ पर रहने वाले लोगों की सिक्योरिटी के ऊपर खतरा, तो वो एक्सटर्नल एग्रेशन है, जहाँ से सिर्फ निर्वैर के आसपास के लोग ही प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है ना कि वो हमारा देश का एक पार्ट प्रभावित हो रहा है उससे। समझ रहे हो मयूर? ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन की, नेशनल इमरजेंसी के। तो इमरजेंसी की जो प्रोक्लेमेशन होती है, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जब भी प्रोक्लेम होती है, प्रोक्लेम करता कौन है नेशनल इमरजेंसी को? प्रेसिडेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ, एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहले सिर्फ पीएम करते थे, याद है? फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाली क्राइटेरिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला क्राइटेरिया भी ऐड करा गया था फिर, है ना। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब यहां पर कीवर्ड देखो आप लोग, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय। यहां पर कोई लिबर्टी नहीं है, ऐसा होना ही चाहिए, कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कितने टाइम के अंदर? दूसरा कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, विद इन 1 मंथ। ये 1 मंथ का टाइम पीरियड किसकी रेफरेंस से देखा जा रहा है? किस रेफरेंस से? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। ठीक है, तो ओरिजिनली द पीरियड अलाउड फॉर द अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट वॉज 2 मंथ्स। ओरिजिनल संविधान में ये था, बट इट वॉज reduced by reduced to 1 month by 44th Amendment Act of 1978। लेकिन यहां पर एक बात और है आपके लिए जानने वाली। However, अगर इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है, इट इज इशूड एट अ टाइम जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, या फिर लोकसभा का डिसोल्यूशन होने लगा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, तो प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करता है अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडेड द राज्यसभा हैज इन मीन टाइम अप्रूव्ड इट। आराम से समझाता हूं अब इस लाइन को, थोड़ी सी भूल भुलैया टाइप लाइन है ये। अगर इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन किसी ऐसे टाइम पर इशू हो गई है जब लोकसभा, दो कंडीशन है, लोकसभा या तो डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है, हो ही चुकी है लोकसभा डिसॉल्व। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे देश में, आगे बढ़ने से पहले, हमारे देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है क्या? लोकसभा का नामो निशान है नहीं और इमरजेंसी लगानी है, किसी भी आर्टिकल को पकड़ लो, 352, 356, 365, 360, 3 तरह की इमरजेंसी लगनी है, लोकसभा नहीं है, फिर भी इमरजेंसी लग सकती है क्या पार्लियामेंट्री अप्रूवल से? लोकसभा है ही नहीं, कंडीशन दे रहा हूं मैं आपको, ऐसा कोई प्रावधान है? लोकसभा है ही नहीं, डिसॉल्व हो गई है, मतलब है, लोकसभा का नामो निशान नहीं है, शायनी हम कैसे भी करके लोकसभा का अस्तित्व जान ही नहीं सकते, और इमरजेंसी लगानी है। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूं कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए और लोकसभा नहीं है।
पार्लियामेंट्री तो अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए शायनी इमरजेंसी लगाने में? राज्यसभा दे सकती है। जब लोकसभा नहीं हो शाइनी, हमने पढ़ा था ना श्रेया, राज्यसभा सक्षम है ये वाला काम करने के लिए कि नहीं है? बिल्कुल है। और राज्यसभा हम कैसे ऐसा कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के पिक्चर सीन में राज्यसभा नहीं है, वो गायब है? नहीं। क्यों? परमानेंट अफसर। थैंक यू शाइनी। अब लाइन को पढ़ो इसको। श्रेया यहां तक क्लियर है ना बात आपको मैं क्या बोल रहा हूं? निर्भय क्लियर? अगर इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन ऐसे किसी टाइम पर इशू कर दी गई है जब लोकसभा भंग हो रखी है, डिसॉल्व हो रखी है, या फिर लोकसभा का डिसोल्यूशन उस टाइम पीरियड पर हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, लोकसभा ने इमरजेंसी को प्रोक्लेम करा नहीं था और उस 1 महीने के समय के अंदर खुद डिसॉल्व हो गई लोकसभा, तो ये प्रोक्लेमेशन कब तक सर्वाइव करता है? द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव अंटिल 30 डेज, जब नई लोकसभा का गठन होगा उसका जो पहला दिन होगा वहां से लेकर उसके 30वें दिन तक। लेकिन यहां पर एक कंडीशन अटैच है, ये वाली है प्लस कंडीशन, मतलब एडिशनल कंडीशन, प्रोवाइडेड राज्यसभा ने मीन टाइम में अप्रूव कर दिया हो। राइटर यहां पर इस पैराग्राफ से आपको, मतलब संविधान से हमें क्या यहां पर हिंट मिल रही है, क्या एनालिसिस मिल रही है कि इमरजेंसी को प्रोक्लेम हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर कौन सा हाउस करे? पार्लियामेंट का? नहीं यार, लोकसभा। ठीक है? और लोकसभा अगर नहीं हो तो इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन किसी भी वजह से रुक सकती है क्या? नहीं, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में कौन सा हाउस है? राज्यसभा। लेकिन लोकसभा का फिर भी शाइनी पिक्चर में रहना जरूरी है कि नहीं है? कब है जरूरी? लोकसभा का अगर फ्रेश गठन दोबारा हो भी गया, अब फ्रेश गठन कैसे होगा? थ्रू विच प्रोसीजर? इलेक्शंस। तो नई लोकसभा एक बारी दोबारा उस इमरजेंसी को प्रोक्लेम तो चलो प्रेजेंट कर देंगे उसको, एक चीज मतलब ग्रीन टिक देगी उस पर कि नहीं देगी, है ना? लेकिन जब लोकसभा नहीं थी तो हमने काम चलाने के लिए कौन से हाउस का इस्तेमाल करा? राज्यसभा। इससे आपको क्या हिंट निकल कर आती है? कुछ बोल्ड स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, अगर प्रीलिम्स में आपके सामने वो आ जाए। श्रेया, किसी भी परिस्थिति में प्रोक्लेमेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, या फिलहाल हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की, चलो वहीं पर स्टिक रहते हैं, नेशनल इमरजेंसी किसी भी परिस्थिति में अटक सकती है क्या अगर प्रोक्लेम करने पे आ जाए प्रेसिडेंट? तो नहीं। और शायद मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा यहां पर, आप बाकी कहानी जानते हो प्राची, है ना, कि वो प्रेसिडेंट नहीं करते, डिस्क्रिप्शन पावर नहीं होती है। जब प्रेजेंट करने पर आ जाए तो समझ गया ना श्रेया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि मतलब पीएमएनएस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हाथ है, उन्होंने सोच लिया करने का, किसी भी वजह से वो रुक सकती है क्या? नहीं। अच्छा एक बात बताना, इमरजेंसी ना लगने वाली है जैद, ठीक है, इमरजेंसी लगने वाली है, नेशनल इमरजेंसी सारा डिसाइड कर लिया सब कुछ वो करके प्रेसिडेंट वगैरह ने, एकदम से कोर्ट बीच में इंटरफेयर करके रोक सकते हैं इस चीज को कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम ना करे इमरजेंसी को? हाँ। कोर्ट कभी भी, याद रखना, मैं इसलिए कहता कि कुछ बोल्ड स्टेटमेंट पूछता हूं मैं आपसे, कोर्ट कभी भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन में इंटरफेरेंस नहीं करता है, राइट शैनी? हमेशा उसका काम क्या होता है? डिसीजन के इंप्लीमेंट होने के बाद क्या करना, उसका जुडिशियल रिव्यू करना, उसके बाद फटकार लगाना। बीच में किसी एग्जीक्यूटिव डिसीजन को रोक कर अटकलें पैदा कर सकते हैं क्या शरय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई सा भी कोर्ट? नहीं। और इमरजेंसी का लगना क्या एक लेजिस्लेटिव एक्शन है, क्या एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है, क्या एक जुडिशियल एक्शन है? एग्जीक्यूटिव एक्शन है। लॉ मेकिंग तो हो ही नहीं रही है और कोर्ट इंटरफेयर कर ही नहीं रहा है। क्लियर है वाली बात आप सबको? तो पहले टाइम पीरियड कितना था कि पार्लियामेंट अप्रूव करे? 2 महीने का था।
1 महीना हो गया अब, और कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ? 44। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने महीने बोल रखा था? यस, ये जो 2 महीने वाली बात है, मैं इसलिए एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ इस बात को। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में 2 महीने का प्रावधान था। श्रेया, जब हम बोलते हैं कि नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करा जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा, उसके लिए डू वी नीड मेजोरिटी? कैसी मेजोरिटी चाहिए? एब्सोल्यूट। तो कैसी मेजोरिटी चाहिए हमें? लोकसभा के लिए भी सेम है, राज्यसभा के लिए भी सेम है। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसका करेक्ट आंसर मुझे ढूंढ के दो। पार्लियामेंट के चैप्टर पे जाना क्लास के बाद, और टाइप्स ऑफ मेजोरिटी जो दे रखा है, अब 6th एडिशन तक तो नहीं दे रखा है, जो 6th रिवाइज एडिशन आई थी और 7th एडिशन आई थी लक्ष्मीकांत की, उसके अंदर दे रखा है टाइप्स ऑफ मेजोरिटी का अलग से। लेकिन इंटरनेट से ढूंढो चाहे कहीं से भी ढूंढो, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे बताओ, पार्लियामेंट अगर इमरजेंसी को अप्रूव करता है तो लोकसभा राज्यसभा कंबाइंड फॉर्म में किसी मेजोरिटी के साथ करते हैं, या फिर लोकसभा के लिए किसी अलग तरह की मेजोरिटी होती है और राज्यसभा के लिए किसी अलग तरह की मेजोरिटी होती है? लोकसभा की चाहिए होती है सिंपल मेजोरिटी, राइट? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, लोकसभा को अगर हटाने के लिए अगर चाहिए तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, है ना? लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी, दोनों हाउसेस की कंबाइंडली। हाँ, मतलब शाइनी बनेगा तो वही ना, अगर 2/3 वहां से हो गया, 2/3 वहां से हो गया, तो कंबाइंड 2/3 कहेंगे ना। ठीक है। हाँ, मतलब आपकी बात बिल्कुल ठीक है शाइनी, अगर हम लोग माइक्रो लेवल से उसको डिस्कस करें। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप सबको? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कैसी मेजोरिटी से? स्पेशल मेजोरिटी से। और हटाने के लिए सिर्फ लोकसभा ही काफी है क्या श्रेया? और के सिंपल मेजोरिटी से हटा देगा? राज्यसभा की कोई मतलब यहां पर जरूरत है हटाने के लिए? नहीं। ठीक है, तो इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 months and can be extended to an indefinite period with an approval of the parliament for every 6 months. हर बार रिफ्रेश कितने कितने महीने से होता रहेगा? 6 मंथ से। ये जो प्रोविजन है कि पार्लियामेंट पीरियोडिकली इसको रिव्यू करे, अप्रूव करे, सॉरी, कि मतलब एक तरीके से हाँ है तो रिव्यू मैकेनिज्म। कैसा रिव्यू या फिर अप्रूवल मैकेनिज्म? पीरियोडिकल, कि हर 6 महीने के बाद ये देखना कि क्या हमें इसको बार बार 6 मंथ्स का एक्सटेंशन देना है कि नहीं देना है। इसको ऐड करा गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इससे पहले होता क्या था? आप कहोगे हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ रखा है, 12th क्लास की पोस्ट इंडिपेंडेंस बुक पढ़ रखी है, या फिर हम पूरा सिनेरियो जानते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री का। उसमें तो 1975 की कहानी कोई और ही थी। तो चलो जानते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से पहले की कहानी क्या थी। इससे पहले इमरजेंसी अगर एक बार पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव हो जाए, इट कुड रिमेन इन ऑपरेशन एज लॉन्ग एज द एग्जीक्यूटिव या फिर कैबिनेट डिजायर्ड। तो इंदिरा गांधी जी ने
कितने बार उसको रिन्यू करवाया था? 2 बार। और कब तक पीरियड एक्सटेंड कर दिया था? डेडलाइन क्या दे दी थी? 1978 तक। याद है? हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन इट रिमेन्ड इन ऑपरेशन। दैट लोकसभा, दैट पर्टिकुलर लोकसभा जो कि इंदिरा गांधी जी की थी 1975 के आसपास, वो लोकसभा, वो सरकार नहीं, मतलब पूरा लोकसभा जो रहा, वो 5 साल 10 महीने कुछ समथिंग दिन रहा था, है ना? यानी कि 5 साल का टाइम पीरियड ब्रीच हो गया था ना उस टाइम पर, पहली बार। एक बात यहां पर और जा रहा हूं, हाउएवर इफ द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, लोकसभा डिसॉल्व हो गया इन 6 महीने के अंदर अंदर, और अप्रूव नहीं कर पाया कि फर्दर हमें इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, तो प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करता है अंटिल 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सेटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगेन बात वही है, प्रोवाइडेड राज्यसभा मेन टाइम में उसको, उसकी कंटिन्यूशन को अप्रूव करते। हर जगह पर बात यहां पर आपको क्या मतलब आपके सामने क्या बात निकल कर आ रही है हर जगह पर, दोनों केसेस में, चाहे आप ऊपर वाले केस की बात करो या नीचे वाले केस की बात करो, लोकसभा नहीं तो राज्यसभा। और एक बार के लिए अगर लोकसभा का गठन हो जाए दोबारा, तो उसका अप्रूवल जरूरी है कि नहीं है ना? क्लियर है? यानी कि इमरजेंसी के टाइम पर लोकसभा हो चाहे ना हो, लेकिन शाइनी बाद में या पहले श्रेया अप्रूवल देगा लोकसभा के नहीं देगा, उसका होना जरूरी है, मंजूरी देना जरूरी है, बिल्कुल। और किसी भी रीजन से अगर वो नहीं है तो राज्यसभा। आर्यन, शाइनी, प्राची, बात क्लियर है सभी को, लोगों को? तो इमरजेंसी जो है आफ्टर द प्रोक्लेमेशन इट सर्वाइव्स अंटिल 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सेटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडेड द राज्यसभा हैज इन मीन टाइम अप्रूव्ड इट्स कंटिन्यूशन। तो हर एक रेजोल्यूशन जो है अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और इट्स कॉन्टिन्यूएंस, ये पास होना चाहिए बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, जैसा कि अभी हमें श्रेया और शाइनी ने बताया था, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा ये। ठीक है, अब ये होती क्या है ये आपको बता रहा है यहां पर, अब मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, और याद रखना ए और बी नहीं है, ये साथ में है श्रेया, है ना निर्भय, मयूर, ये साथ में बोले जाते हैं, ए प्लस बी है, ठीक है। एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। ये स्पेशल मेजोरिटी इंट्रोड्यूस करी गई थी बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। प्रीवियसली ऐसा कोई भी जो रेजोल्यूशन हो, इट कुड बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। श्रेया, अपनी 7th एडिशन का जो वो वाला पेज है ना, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी वाला, उसमें ये वाली लाइन ऐड कर देना, जो वो है ना कि नेशनल इमरजेंसी के लिए दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी का जो प्रोविजन है, उसमें ये वाली लाइन जरूर ऐड कर देना श्रेया अभी क्लास के बाद, कि 44th अमेंडमेंट एक्ट से ऐसा करा गया था। इससे पहले इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, या जब पहली बार जैसे वो इमरजेंसी 1975 वाली लगी थी इंटरनेट डिस्टर्बेंस वाले रीजन को देते हुए, तो कुल मिलाकर 1978 से पहले, 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले, ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर रहा है, इट कुड बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। बाद में स्पेशल मेजोरिटी ला दिया गया था। ये दो टर्म वहां पर लिख लेना, आप में से जिसके भी पास 6th रिवाइज एडिशन हो या 7th एडिशन हो, और जिसके पास वो मेजोरिटी वाला पेज नहीं है, क्लास के बाद मुझे बता देना, मैं ट्रू आईएएस के उस पर पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, और आप लोगों के प्राइवेट व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप्स पे भी, जो अपना लबासना ट्रेनी वाला ग्रुप है उस पर भी डाल दूंगा। आप में से कोई भी एक जन मुझे रिमाइंड करवा देना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं चाहता हूँ आप 24 घंटे के अंदर अंदर उसको याद कर लो। ठीक है, तो अगर आप लोग में से कोई सीरियस हो, मुझे बस रिमाइंड करवा देना, मैं फटाफट से फोटो खींच के ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? शाइनी, आपके पास कौन सा एडिशन है लक्ष्मीकांत का? 6th है कि 6 रिवाइज, मतलब वो ग्रीन वाला है क्या? अच्छा ठीक है, उसमें कुछ कुछ नए अपडेट्स हैं। आपने वो वाले लेक्चर्स देख लिए जो मैंने आपको उस दिन प्लेलिस्ट जैसे ग्रुप पे बेची थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो नए वाले हैं?
हाँ ठीक है, 5 चैप्टर्स और हैं उसके अंदर जो कि मुझे पब्लिक करने हैं, उतने देख लिए मैंने, आपसे कहा भी था मुझे बता देना। वो रिलीज कर दूं बाकी आगे के ना फिर मैं, ठीक है, तो वो तो उसको खत्म कर लेना क्योंकि उसके अंदर नई चीज़ें शायनी नई बॉडीज ऐड हुई हैं, और आप में से बाकी सब लोग भी, ठीक है। नई बुक लेने की नीड नहीं है, उसके लिए मैं हूँ, मैं सारी पीडीएफ वगैरह डाल ही देता हूँ। रेवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट ऐसे किसी टाइम पर बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। मतलब हमने एक रूल पढ़ा था ना कल कि प्रेसिडेंट अगर एक बार प्रोक्लेमेशन दे चुके हो, क्या वो मल्टीपल प्रोक्लेमेशन दे सकते हैं क्या? हाँ, सिर्फ इतनी बात बताओ। बिल्कुल दे सकते हैं। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना, कल ही पढ़ाया था मैंने आपको। तो अब रेवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन यानी कि करना क्या है अब हमें इस केस में, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस अंग्रेजी का मतलब क्या हुआ? रेवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन हटाने के लिए, है ना, हटाने के लिए एक फ्रेश वर्डिक्ट आ रहा है। वर्डिक्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब वो तो कोर्ट की लैंग्वेज में होता है, एक फ्रेश डिसीजन आ रहा है, ठीक है। तो अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में बी रिवोक्ड किसके द्वारा? अगेन बाय प्रेसिडेंट, किसी भी टाइम पर, बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हो बाय अ न्यू और फ्रेश प्रोक्लेमेशन। ऐसा कोई भी प्रोक्लेमेशन जो इट डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अब जानते हैं प्रीलिम्स का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है। कैसा? नेशनल इमरजेंसी जब प्रोक्लेम हो प्रेसिडेंट के द्वारा, 1 महीने के अंतर्गत पार्लियामेंट का कोई भी हाउस उसको अप्रूव करे बाय स्पेशल मेजोरिटी। क्लियर है? मतलब ये लाइन, सॉरी, मतलब ठीक है, ट्रू है कि फॉल्स है? सेकेंड स्टेटमेंट, अर्लियर द टाइम अवेलेबल विद पार्लियामेंट फॉर द प्रोक्लेमेशन, sorry, for the approval of the proclamation of national emergency was 2 months, and before 44th Amendment Act of 1978 it required simple majority for its approval. True or false? True. तीसरी लाइन, रेवोकेशन के टाइम पर नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर रिवोकिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ national emergency under Article 352. Only a simple proclamation issued by the president is enough to do that. ठीक है, तीनों बातें याद रखना। आर्यन, मयूर, कल को कोई क्वेश्चन अगर बनेगा गौरव तो वो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो यानी शाइनी, हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की नीड कहां पर है और श्रेया किस कंटेक्स्ट में नहीं है? लगाने के टाइम पर है, जब इमरजेंसी लगी, लेकिन जब उसको हटाया गया पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए ही नहीं है मयूर, चाहिए ही नहीं है, मेजोरिटी तो भूल ही जाओ। अब मुझे सिंसियर तरीके से एक बात बताओ, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था मैंने आपको बोला था ना 75-80% आप सबको जानते हो कि चैप्टर के बारे में, 25-10% 15% नई इनसाइट मिलेगी, मिल रही है। इमरजेंसी के बारे में कुछ एडिशनल हेल्प हो रही है, नॉलेज बिल्ड हो रही है, तभी एक्स्ट्रा चैप्टर उन्होंने डाला हुआ था। मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए बिल्ड हो रही है। ये एडिशनल चैप्टर जो है ना, ऐसा मत सोचा करो कि यार हम तो इमरजेंसी के बारे में जानते ही हैं, इंडेशनल इमरजेंसी का चैप्टर दे रखा, हम क्यों पढ़े उसको, हम तो नीति आयोग के बारे में जानते ही हैं, हम यूपीएससी एसपीएससी के बारे में जानते ही हैं, क्यों पढ़े हम इनका चैप्टर अलग से जाकर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में। लोगों को तो घमंड इस बात पे भी था, अभी 2-3 साल पहले वाला जो प्रेम्स हुआ था, कि पीछे जाके लक्ष्मीकांत की अपेंडिक्स क्या पढ़नी, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया दे रखा है, क्यों जाने झंडे की लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती है। यूपीएससी ने तो एक क्वेश्चन उसके ऊपर भी बना दिया था। अब उन लोगों से इस चीज का दुख पूछा करो जिनका सिर्फ 2 मार्क्स ऊपर और नीचे होने की वजह से जब फाइनल रिजल्ट सामने आता है, प्रीलिम्स के मार्क्स आते हैं तो सीसेट उनका क्लियर होता है और जीएस पेपर 1 क्लियर नहीं होता उनका। वो एक क्वेश्चन आपको 365 दिन उसी कुर्सी, उसी
बेड पर बिठाने के लिए काफी होता है। ठीक है, सच अ प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। फर्दर, प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन अगर लोकसभा पास कर दे रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कॉन्टिन्यूएशन। ठीक है, पहले वाला केस क्या है? पहले वाला केस क्या है? प्रेसिडेंट रिवोक कर रहे हैं, इसको हम बना देते हैं इस पैराग्राफ को केस 1। इस वाले केस में प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं दोस्तों? इमरजेंसी को रिवोक कर रहे हैं। कैसे? ऑन द ऑर्डर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसा बोल सकता हूं मैं। ठीक है, केस 2, यहां पर प्रेसिडेंट के ऊपर डंडा चल रहा है क्योंकि उनको इमरजेंसी को रिवोक करने के लिए इस बारी पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने नहीं बोला। किसने बोला? लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है। तो इस केस में क्या है, कीवर्ड जान लो आराम से, बहुत इत्मीनान से बता रहा हूं मैं आपको। प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन अगर लोकसभा रेजोल्यूशन पास कर देता है डिसअप्रूविंग इट्स कॉन्टिन्यूएशन। इसलिए बेटर देखो यही है, आपके सामने ये कितना क्रिस्टल क्लियर आईना है। इतनी सारी चीज़ों की तिगड़म अगर आपके सामने है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा बहुत बार ऐसा आएगा जैसे आपको बहुत स्लो होना पड़ेगा अपनी लर्निंग में, तब जाके आप बारीकियों को पहचान पाओगे। बेटर ये होता है कि नोट मेकिंग करने से ज़्यादा लिख लिख के बार बार पढ़ते रहो उसको। नोट्स तो आपने एक बार बना लिए, अब वो तो A4 शीट्स वगैरह आपकी वो बन गई हैं, बन भी गए, अच्छी बात है, आपने उसको क्रिस्प वे में बना दिया, लेकिन अगेन उसको बगल में अपने नोट से अगर आपने उसको शॉर्ट कर रखा है तो बगल में कॉपी पेन लेकर रजिस्टर लेकर लिखो उसको बार बार। मैं इसलिए कभी पर्सनली ऑन रिकॉर्ड ये वाली बात कह रहा हूं, मैं पर्सनली नोट मेकिंग नहीं करता क्योंकि मुझे अपने ऊपर ये भरोसा रहता है और एक डर भी लगता है। किताब जितनी बार पढ़ूंगा उतनी बार नई इनसाइट मिलेगी, ये भरोसा रहता है। डर इस चीज का लगता है कि अगर नोट्स उतार लिए तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस ना हो जाए, फिर कहां ठूसूंगा बीच में। तो प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन अगर लोकसभा पास करते रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कॉन्टिन्यूएशन। लेकिन फिर भी एक कोई गलत हिंट नहीं देना चाहता मैं आपको, नोट मेकिंग करनी चाहिए, वो मैं एग्जाम के एंड दिनों में करता हूं। वो चीजें जो मैं बोल रहा हूं उसमें नोट मेकिंग पर्सनल चीज होती है, और आपका जितना आपने ज्ञान अर्जित करा होता है अलग अलग सोर्सेज से, एक जगह पर उसकी कंपाइलेशन होनी चाहिए। अब मेरी पहली वाली बात और दूसरी वाली बात में बहुत नॉर्थ ईस्ट का, ये नॉर्थ और साउथ का, ईस्ट और वेस्ट का फर्क है। इसके बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन है वो हर एक इंडिविजुअल की पर्सनल होती है, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आप मुझसे बोलो कि मेरी A4 शीट के बने हुए नोट्स वो आपके काम आ जाएं, तो भाई आप पास भी हो रहोगे तब भी फेल हो जाओगे। और मैं आपके नोट्स पढ़ रहा हूँ तो पता चला रैंक 1 आ रही है और लिस्ट से भारी हो गया मैं। तो फर्दर, प्रेसिडेंट मस्ट अप्रूव अ प्रोक्लेमेशन अगर लोकसभा पास करते इसको, किसी भी ऐसे रेजोल्यूशन को डिसअप्रूविंग इट्स कॉन्टिन्यूएशन। अगेन दिस सेफगार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। यानी कि अब आपको यहां पर जितनी भी चीजें ठीक करी हुई मिल रही हैं, वो कैसे मिल रही हैं? इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जो भी चीज गलत थी उसको जनता पार्टी की जब सरकार आती है हेडेड बाय श्री मोरारजी देसाई जी, उन्होंने 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सारी चीजों को ठीक कर दिया, राइट? बिफोर द अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जब नहीं आया था, तो अ प्रोक्लेमेशन कुड बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन हिज और हर ओन, और लोकसभा का कोई भी कंट्रोल नहीं था इसके अंदर। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं।
आपने 44th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में ये सब कुछ जाना, ठीक है, कि बिफोर दिस अमेंडमेंट जब ये 44th अमेंडमेंट एक्ट नहीं हुआ था तो अब प्रोक्लेमेशन कुड बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन इट्स ओन, और लोकसभा का किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं था इस रिगार्ड में, ठीक है। अभी तो क्या करता है कि लोकसभा अगर चाहे तो वो भी एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है कि हम डिसअप्रूव करते हैं कि इमरजेंसी कंटिन्यू ना हो, और प्रेसिडेंट को उस टाइम पर रिवोक करना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं नहीं वो पीएम और काउंसिल मिनिस्टर का जब तो ऑर्डर नहीं आएगा हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लक्ष्मीकांत की एक और फाइल खोलते हैं। फोर्टी फोर्थ, अब यहाँ पर अगर आप इसको देखो और इस चीज़ को अगर आप देखो यहाँ पर कि इस अमेंडमेंट एक्ट से पहले क्या हुआ, या फिर इस अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पर क्या हुआ कि लोकसभा अगर एक रेजोल्यूशन पास करे कि वो डिसअप्रूव कर रहा है इमरजेंसी की कॉन्टिन्यूशन को, तो प्रेसिडेंट को उसको रिवोक करना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पर इन पॉइंट्स को पढ़ोगे बैक एंड में जाकर, आपने सारे पॉइंट का रट्टा मार लिया कि इट रिस्टोर्ड द ओरिजिनल टर्म ऑफ द लोकसभा, ठीक है, कोरम इसने रिस्टोर कर दिया, उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, प्रेस की फ्रीडम, ठीक है, प्रेसिडेंट एडवाइस को वापस भेज सकते हैं और रिकन्सिडर एडवाइस बाइंडिंग होगी, और प्रेसिडेंट का डिसीजन गवर्नर का विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनेंसेस, रिस्टोरिंग द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंटरनल डिफेंस बोर्ड को रिप्लेस करना बाय आर्म्ड रेबिलियन, मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, प्रेसिडेंट रूल के बारे में, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करना, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो सकते, ठीक है, और इलेक्शन डिस्प्यूट जो है वाइस प्रेसिडेंट के, पीएम के, स्पीकर के, वो कोर्ट नहीं जा सकते। ये सारी बातें यहाँ पर, ठीक है। ये वाली बात का है, लेकिन इसलिए कई लोग जैसे लेमैन वो बिल्कुल रॉ तरीके से जब पीछे से सोचते हैं कि एक दिन हम ना बहुत अच्छा दिन निकालेंगे, सज के सवर के बालों में तेल लगा के बैठेंगे और हम ना पीछे के ये लिस्टिंग्स याद करेंगे सारी की सारी, इसलिए मैं ये वाली हरकत नहीं करता। ना ही लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर आपको छिड़वाता हूँ जब तक आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर ना हो जाए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के करियर तक, ठीक है। उसके बाद ही लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर को पढ़ने का फायदा होता है, जहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दे रखा है, ओके। दूसरी चीज़, ऐसी कभी लिस्टिंग्स पढ़ने के लिए मैं कभी आपको ये प्रवोक नहीं करता। कुछ लोग होते हैं ना, वो ड्रामेबाजी करते हैं, हम रोज़ रात को सोने से पहले 5 मिनट मैप देखकर सोएंगे, हमने रूम में मैप लगा रखा है, एटलस की बुक ले रखी है, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क्स ये लर्न करके सोएंगे, हम लक्ष्मीकांत के पीछे के अमेंडमेंट याद करेंगे। वो ऐसे नहीं होता। हर चीज़ का निचोड़ एक ही बात में छुपा हुआ है, उसको एक एनेक्डोट से एक्सप्लेन, एक स्टोरी से एक्सप्लेन ये करा जा सकता है कि भाई रामायण महाभारत की पूरी किताब पढ़ी हुई है ना, तो राम जी के बारे में बताना, सीता माता के बारे में बताना, अर्जुन के बारे में बताना, कृष्ण जी के बारे में बताना, भीम के बारे में बताना, नकुल सहदेव के बारे में बताना, ये ईजी है एज कम्पेयर टू कि इंडिविजुअल चेरी पिकिंग कर लीजिए कि शकुनी मामा के बारे में पूरी कहानी बताओ। सिंपल सी चीज़ है, मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब आप बैठ के लगा लो पूरा संडे, कर लो 100 अमेंडमेंट याद, आपको सवाल तो ये उठता है ना, 9 महीने बाद आपको याद रहेंगे वो सारे? कर लिया आपने, दिन वेस्ट अपने। ये कहानी बार बार कवर होती है जब आप इसको इंटरनली देखते रहते हो। अब 44th अमेंडमेंट एक्ट का जितने बार जिक्र होता है, पर्सनली मैं आपको ये वाली चीज बता रहा हूं यहां पर चलते हुए लेक्चर के अंदर, मैं उतने बार पीछे उन 14-15 पॉइंट्स को 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर उतने बार 19 पॉइंट को 18 पॉइंट को बार बार देखता हूँ, लिख लिख कर देखता हूँ। और जब चैप्टर के बीच में से कोई नई इंसाइट मिलती है तो वो वहाँ पर स्टिकी नोट्स वगैरह लगाकर, या जो मैंने लिखा होता है ऑन द स्पॉट, वो बार बार लिख कर देखता हूँ।
ताकि वो मेरे दिमाग में बस जाए। एटलीस्ट मुझे याद नहीं रहेगा। देखो मैं अपनी मेमोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, मुझे वो याद नहीं रहेगा, लेकिन मुझे प्रिलिम्स में पहचानना ही तो है। और मेंस में कोई मुझसे थोड़ी ना कह रहा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूरा पूरा लिखो। और ये डोपामिन रिलीज आपका फिर ये भी होने लग जाता है, जैसे मेरा होता है कि हाँ भाई अगर मैं कुछ महीनों तक नहीं भी देख रहा हूँ तो दूसरों से बेटर ही हूँ एटलीस्ट मैं, क्योंकि मैंने लिख लिख कर पढ़ा है, वो मेरी मेमोरी में ज़्यादा लंबे समय तक चिपकी हुई है वो वाली बात। उसमें गलती करने का स्कोप मेरा कम है एज कम्पेयर टू जो रट्टू तोते हैं। तो बिफोर द अमेंडमेंट अ प्रोक्लेमेशन कुड बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन इट्स ओन एंड लोकसभा हैड नो कंट्रोल इन दिस रिगार्ड। ठीक है, इसलिए ऐसे चैप्टर्स में आपको स्लो होना पड़ता है और इत्मीनान से लर्न करनी पड़ती चीज़ें, नई नई चीज़ें। और बैक एंड में भी आप ये सोचो 44th अमेंडमेंट हम कर तो लेंगे वहाँ से, नहीं होगा भाई, ये वाला पॉइंट है ही नहीं वहाँ पर, कैसे करोगे फिर आप? जानोगे है नहीं पूरी बात। एग्जामिनेशन हॉल से निकल कर आप आके कहोगे यार वो पता नहीं यूपीएससी कहाँ से बना बना के क्वेश्चन पूछ रहा है, ये वाली चीज़ें तो है नहीं, स्टैटिस्टिक्स भी बेकार होने लगे हैं। सवाल ये आपको 1 से लेकर 92 पेजेस तक जितने भी चैप्टर हैं 7th एडिशन में वर्ड टू वर्ड याद है लक्ष्मीकांत से, और ऐसा हर सब्जेक्ट के साथ है आपका सीन। क्या आंखें बंद करके आपको कोई बोले पहले चैप्टर से एंड तक सुनाओ, और आप कहोगे ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता, तो जो कर सकते हैं वही 800 लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। जो क्या आप अगर ये कहो कि कोई भी नहीं कर सकता, तो वो कोई भी नहीं करने वाले घर पे ही बैठे हुए हैं। तो बिफोर द अमेंडमेंट अ प्रोक्लेमेशन कुड बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन एंड द लोक सभा हैड नो कंट्रोल इन दिस रिगार्ड। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट जहां पर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा गिव्स अ रिटन नोटिस टू स्पीकर। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का ये भी कहता है जहां पर 1/10 जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं ऑफ द लोकसभा, मान लो लोकसभा के अंदर 550 मेंबर्स है तो उसका 1/10 कितना हुआ? 55। ये 1/10 वाला प्रोविजन एक जगह पर और काम आता है, बताओ कहां पर? कोरम में। और कोरम क्या होता है शानीन, सबको बताओ? यस, क्लासरूम में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए किसी भी मीटिंग को इनिशिएट करने के लिए, राइट? है ना? तो 44th अमेंडमेंट एक्ट इट ऑल्सो प्रोवाइडेड एट जहां पर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स लोकसभा के वो एक रिटर्न नोटिस देते स्पीकर को या प्रेसिडेंट को दे दें इफ द हाउस इज नॉट इन सेशन। अ स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस शुड बी हेल्ड विद इन 14 डेज। इस चीज को रिकंसिडर करने के लिए कि जो रेजोल्यूशन आया था जिसकी वजह से डिसअप्रूव करा जा रहा था डिसअप्रूव करा जा रहा था इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ने साफ तरीके से ये भी बोला, फिर से बता रहा हूं, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स लोकसभा के अगर स्पीकर को रिटर्न नोटिस दे दे, स्पीकर नहीं है, मतलब क्यों नहीं है स्पीकर? प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, बात यहां पर स्पीकर की नहीं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है कि लोकसभा सेशन में नहीं है, तो उस केस में राष्ट्रपति को दे दें। तो राष्ट्रपति के लिए ये अनिवार्य हो जाएगा कि वो एक स्पेशल सिटिंग कराएं हाउस की। अपने दिमाग में कोई नई कहानी मत इंट्रोड्यूस कर लेना। ज्वाइंट सिटिंग की बात नहीं हो रही है, हाउस की स्पेशल सिटिंग की बात हो रही है। ठीक है, रिटर्न नोटिस पर स्पेशल सिटिंग 1/10 ऑफ द मेंबर्स की नोटिस पर। तो स्पेशल सिटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 14 डेज फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन। कौन से रेजोल्यूशन को कंसिडर करना है? जिसने डिसअप्रूव करा था कि इमरजेंसी कंटिन्यू ना हो या फिर उसका फ्रेश प्रोक्लेमेशन ना है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर? कंटिन्यूशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन, फ्रेश मतलब जो कंटिन्यू मतलब जो होनी है। अब मुझे आप एक बात बताओ, कहाँ दे रखा है ये लंबा चौड़ा पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बैक एंड में इन 13 पॉइंट्स में से? ठीक है, दिस इज द डिफरेंस जो आपको चैप्टर और बैक एंड की समराइज चीज़ों के बारे में जानना है। एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर चलते लेक्चर में,
प्लीज़ 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 कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट के बने बनाए नोट्स, टॉपर के नोट्स बाजार से मत खरीदना, ना उनको पढ़ना। अपनी नोट मेकिंग अगर करते हो तो खुद करा करो। जो इनसाइट आपको मिल सकती है ना, वो आपको कोई नहीं दे सकता। मैं भी आपके उस केस में मैं भी आपके सामने फेल हूँ। मैं आपको टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये कहते होंगे यार कब से तो पढ़ रहे हैं भाई, कितने बारी वाली चीज़ बताओगे। डैट मीन्स यू आर एट अ वेरी गुड पोजिशन। बहुत अच्छी बात है अगर आप मेरे लेक्चर से अगर बोर हो जा रहे हो, यानी कि आपको उन टॉपिक के ऊपर मेहनत नहीं करनी है। और कुछ लोग बड़ा कॉशियस होकर सुनते होंगे मुझे, या फिर कहीं से भी जिसको भी वो सुनते हैं, जहाँ पर भी वो पढ़ रहे हैं कुछ भी, कि भाई इनका एक एक बात इंपॉर्टेंट, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप पहली बार एक नए रास्ते से गुजर रहे हो, पहली बार जान लो, बाद में तो चीज़ें छोटी छोटी होती जाएंगी। मैं आपको अगर अपनी घर की फ्रेश लोकेशन दूं आपको, तो ढूंढने में आपको पहली बार टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप रोज मेरे घर आ रहे हो तो आप फिर गलियां गलियां भी जान जाओगे, जो मैं भी नहीं जानता। इतना फर्क होता है बस। तो स्पेशल सेटिंग ऑफ द हाउस शुड बी हेल्ड विद इन 14 days फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। तो रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल इज डिफरेंट फ्रॉम रेजोल्यूशन अप्रूविंग द कंटिन्यूशन ऑफ अ प्रोक्लेमेशन द फॉलोइंग 2 ways। अब वो आपको क्या बता रहा है, एक रेजोल्यूशन जो कि डिसअप्रूव करता है वो उस रेजोल्यूशन से अलग है जो कि अप्रूव करता है किस चीज को, इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन की कंटिन्यूशन को। दो चीजों में अलग है। कैसे? द फर्स्ट वन इज रिक्वायर्ड टू बी पास बाय द लोकसभा ओनली, while the second one needs to be passed by both the house of the parliament। डिसअप्रूवल वाला जो रेजोल्यूशन है वो लोकसभा पास कर सकता है, लेकिन अगर अप्रूव करना है इट शुड बी पास बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है? फर्स्ट वन इज टू बी अडॉप्टेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ओनली, while the second one needs to be adopted by special majority। इसमें कोई दिक्कत? अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये चीज समझ में तो देखो आ गई होगी, मैं जानता हूं। इसमें तो ऐसा तो कोई है नहीं आप में से कि जिसको ये चीज़ मैंने बताई हो समझ में आई हो। बस इसकी इंटेंस रिवीजन कर लेना। ठीक है, इतना इसको टिप्स पर ले आना कि इमरजेंसी के बारे में कहीं पर भी जिक्र हो रहा हो, अब आप अपनी नॉलेज का 2.0 लेवल इस्तेमाल करना कि भाई आर्टिकल 352 से सिर्फ काम नहीं चलता मेरा नेशनल इमरजेंसी जानने से या फिर ये जानने से वो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबेलियन पे लगती है, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले वर्ड था, 42nd एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट। इनकी तिकड़म से ज़्यादा नॉलेज आपको होनी चाहिए अब। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट्स क्या होते हैं? अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैज ड्रास्टिक एंड वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है 3 कैटेगरीज में हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। एक तो सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या इफेक्ट है नेशनल इमरजेंसी के, लोकसभा और स्टेट असेंबली की लाइफ पर क्या इफेक्ट है, और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं। इन इफेक्ट्स को हम लोग एक सेपरेट लेक्चर बना के कवर करेंगे, क्योंकि ये बड़ी चीज़ें हैं सारी की सारी, और एक साथ मैं तीनों के तीनों आपको इफेक्ट्स कवर कराऊंगा। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।